नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त केबी। तो आज की इस वीडियो में हम 6 दिसंबर 2022 को एसएससी सीजीएल के तीसरे शिफ्ट का जो एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है, इसमें पूछे गए जीके, जीएस और करंट अफेयर्स के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वह आपको टेलीग्राम चैनल केवी गुरुजी या kvguruji.in के ऊपर मिल जाएगी। तो वहाँ से आप इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया कि वर्ष 1971 में किस सरोद वादक को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। देखिए 1971 की बात करें तो टोटल 5 लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार मिला था और उसमें से एक हमारे थे बाबा अलाउद्दीन खान, जो कि फेमस सरोद वादक हैं और इनको भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सरोद वादकों की अगर हम लोग बात करते हैं तो अमजद अली खान, अली अकबर खान, सौमिक दत्त, अभिषेक लाहरी, ब्रिज नारायण, हाफिज अली खान, राजीव तारानाथ, अयान और अमान अली खान, असद किजी बैस, बुद्धदेव दास गुप्ता, बहादुर खान, सरन रानी, ये सारे हमारे देश के फेमस सरोद वादक हैं और इनके नाम ऑलरेडी एग्जाम में आ चुके हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि न्यूनतम किस उम्र तक के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। तो आप सभी को ये पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ पर 86वां संविधान संशोधन होता है वर्ष 2002 में, और इस संशोधन के जरिए आपके मौलिक अधिकारों में एक नया आर्टिकल 21A को जोड़ा जाता है और इसके माध्यम से ये प्रावधान कर दिया जाता है कि जो भी हमारे भारत के 6 से 14 वर्ष आयु के बच्चे हैं उन सभी के लिए राज्य मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करेगा, और ये प्रावधान हमने डीपीएसपी से लिया हुआ है। अगला प्रश्न पूछा गया कि अगस्त 2022 में शुरू की गई नमस्ते योजना का विषय क्या है। अब देखिए नमस्ते योजना का कोई विषय नहीं रहा है, तो जाहिर सी बात है प्रश्न ये नहीं पूछा होगा, कुछ अलग पूछा गया होगा। फिलहाल इस स्कीम के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे यहाँ पर जो केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय है उसी के द्वारा शुरू की गई ये योजना है। हो सकता है इसका पूरा नाम पूछा गया हो, तो पूरा नाम है नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। और ये जो स्कीम है मुख्य रूप से हमारे शहरी क्षेत्रों में जो भी सफाई कर्मचारी हैं उनके सेफ्टी और डिग्निटी के पर्पज से शुरू किया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया कि प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था। तो पहले भी यहाँ से प्रश्न आ चुका है। प्लासी के युद्ध की अगर हम लोग बात करते हैं तो 22 अक्टूबर 1757 को अंग्रेजों की सेना, जिसको रॉबर्ट क्लाइव ने लीड किया था, और बंगाल की सेना, जिसको हमारे नवाब सिराजुद्दौला ने लीड किया था, उनके बीच में ये युद्ध लड़ा गया था जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई थी। अगर हम लोग बात करते हैं प्लासी का तो ये आपको नदिया जिले में भागीरथी नदी के किनारे देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। तो एक्स्ट्रा फैक्ट में मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली जो पहली भारतीय महिला हैं नाम इनका है तन्वी शाह। तो वर्ष 2010 में ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली ये पहली भारतीय महिला बनी थी। ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले जो पहले भारतीय हैं उनका नाम पंडित रविशंकर है। टोटल 5 बार वो आपके ग्रैमी पुरस्कार जीत चुके हैं। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि 2013 में ग्रैमी पुरस्कारों में इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया था। 2022 की अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारे भारतीय मूल के रिकी केज और फाल्गुनी शाह, इनको भी ग्रैमी पुरस्कार दिया गया है। और रिकी केज की अगर हम लोग बात करते हैं तो इनको ये दूसरा ग्रैमी पुरस्कार मिला है। इससे पहले ये 2015 में ग्रैमी पुरस्कार जीत चुके हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि कौन से नृत्य की शुरुआत दक्षिण भारत में नहीं हुआ है। तो ऑप्शन में आपको कई सारे दक्षिण भारत के डांस दिए गए थे। टोटल हमारे यहाँ पर 8 हैं, जिसमें से 4 आपके दक्षिण भारत के हैं, 4 आपके उत्तर भारत के हैं। तो कथक, उड़ीसी, सतरिया और मणिपुरी ये उत्तर भारत के हैं। सतरिया आपके असम का है, यही वाला ऑप्शन में दिया गया था। बाकी दक्षिण भारत की बात करें तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, मोहिनीअट्टम और कथकली केरल का, और भरतनाट्यम आपके तमिलनाडु का क्लासिकल डांस है। अगला प्रश्न पूछा गया कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या थी। ये भी मैं आपको कई बार एक्स्ट्रा फैक्ट में बता चुका हूँ। तो 74.04% है। पुरुषों में साक्षरता 82.14%, महिलाओं में 65.46% है।
अधिकतम आपको केरल में मिलेगी 94%, उसके बाद में मिजोरम में है, न्यूनतम आपको मिलेगी बिहार में। यूटीज की अगर हम लोग बात करते हैं तो लक्षद्वीप की साक्षरता सबसे अधिक है। अगला प्रश्न पूछा गया कि एशियाई रेसलिंग चैंपियनशिप 2022 में रवि दाहिया ने लगातार तीसरा स्वर्ण पदक जीता, यानी कि इससे पहले और उससे पहले वाला जो एशियाई रेसलिंग चैंपियनशिप हुआ था उसमें भी इन्होंने गोल्ड जीता था और इस साल वाले में भी इन्होंने गोल्ड जीता, यानी कि ये इनका लगातार तीसरा गोल्ड मेडल था। तो आपको बताना है कि ये प्रतियोगिता हुई कहाँ पर थी। तो ये जो टूर्नामेंट है वो मंगोलिया की राजधानी उलन बातर में हुआ था। इसमें भारत ने टोटल 17 मेडल जीते, जिसमें से जो आपका एक गोल्ड मेडल है ये हमको रवि दाहिया ने दिलाया। इसके बाद में हमने 5 यहाँ पर रजत पदक जीते थे और 11 यहाँ पर हमने जीता था कांस्य पदक। तो ये सारे पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया कि किस वर्ष जो हमारा इलेक्शन कमीशन है उसको मल्टी मेंबर बॉडी बना दिया गया था। अब ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, ध्यान रखिएगा। देखिए 1950 में जब 25 जनवरी को हमारे चुनाव आयोग की स्थापना होती है तो इसमें सिर्फ एक ही मेंबर होता था और उसी को हम लोग कहते हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त। उसके बाद में 16 अक्टूबर 1989 को इसको 3 सदस्यीय निकाय बना दिया जाता है, यानी कि इसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त और उसके साथ यहाँ पर 2 आपको अन्य चुनाव आयुक्त देखने को मिलेंगे। लेकिन ये व्यवस्था सिर्फ 1 जनवरी 1990 तक ही चलती है, फिर से इसको 1 सदस्यीय आयोग बना दिया जाता है। लेकिन 1 अक्टूबर 1993 से ये जो हमारा इलेक्शन कमीशन है इसको पुनः 3 सदस्यीय आयोग बना दिया जाता है और तब से लेकर के आज तक ये हमारा 3 सदस्यीय निकाय बना हुआ है। अगला प्रश्न पूछा गया कि कृष्णा III किस सल्तनत के राजा थे। तो कृष्णा III की अगर हम लोग बात करें या कृष्णा तृतीय की बात करें तो ये आपके राष्ट्रकूट सल्तनत के राजा थे। कौन से? राष्ट्रकूट सल्तनत के ये राजा थे। बाकी राष्ट्रकूट सल्तनत की अगर हम लोग बात करते हैं तो दक्षिण भारत में आपको कुछ इस प्रकार से ये देखने को मिलेगा। मान्यखेत में इसकी राजधानी थी और दंती दुर्ग के द्वारा 735 ईस्वी में इस सल्तनत की या फिर इस साम्राज्य की स्थापना की गई थी। तो कृष्णा III ये हमारे राष्ट्रकूट सल्तनत के राजा हैं। अगला प्रश्न पूछा गया बहुत ही आसान सा कि सहारा मरुस्थल आपको किस महाद्वीप में देखने को मिलेगा। तो ये आपको मिलेगा अफ्रीका में। कहाँ पर? अफ्रीका महाद्वीप में देखने को मिलेगा। अफ्रीका महाद्वीप का जो उत्तरी हिस्सा है उसमें आपको अटलांटिक महासागर से लाल सागर तक लगभग 5600 किलोमीटर की लंबाई में, सूडान के उत्तर में, एटलस पर्वत के दक्षिण में ये आपको देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में कितने वर्ष का अंतर होता है। अब ध्यान रखिएगा, अगर आपसे ओलंपिक खेलों में पूछा जाए तो शीतकालीन के बीच में 4 वर्ष, ग्रीष्मकालीन और ग्रीष्मकालीन के बीच में 4 वर्ष। लेकिन अगर शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन की बात की जाए तो इसमें सिर्फ 2 सालों का अंतर होता है। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं 2022 की तो आपको पता होगा इस साल विंटर ओलंपिक होना है लेकिन नहीं हुआ, वो आपके चाइना में होगा अगले साल। उसके बाद में 2024 में फिर आपका समर होगा पेरिस में, फिर आपके 2026 में इटली के मिलान और कोर्टिना में, ये आपका शीतकालीन है। फिर आपका आ जाएगा ग्रीष्मकालीन लॉस एंजल्स में 2028 में। तो इनमें आपका 2 वर्ष होता है। अगर आपसे ओलंपिक पूछा गया होगा तो उसमें आपका 4 वर्ष का अंतर होता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि इकोसिस्टम नाम का जो शब्द है ये सबसे पहले किसने दिया था। तो इकोसिस्टम यानी कि अगर हम लोग पारिस्थितिकी तंत्र की बात करते हैं तो इस टर्म को कोइन किया था आर्थर जी टांसले ने। किसने? आर्थर जी टांसले ने इसको कोइन किया था 1835 में। अगला प्रश्न पूछा गया कि NaCl में सोडियम के पास कितने आयन हैं। अब देखिए ये प्रश्न थोड़ा सा मुझे क्लियर नहीं है। बाकी अगर हम लोग NaCl के स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो आप सभी को पता होगा कि सोडियम के आखिरी कोष में 2,8,1 यानी कि 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लोरीन में आपके 2,8,7 होते हैं। तो इस प्रकार से क्लोरीन के ऊपर एक माइनस आता है जब ये इलेक्ट्रॉन को ले लेता है। सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को निकालता है तो इसके ऊपर प्लस आ जाता है और उसके बाद में दोनों के बीच में बन जाता है बॉन्ड। तो अगर आपसे आयन पूछा जाए तो सोडियम के ऊपर +1 का चार्ज होता है और क्लोरीन के पास में -1 का आवेश होता है और ये दोनों आयनिक बंध के जरिए एक दूसरे के साथ में बंधे होते हैं। बाकी आयन पूछा होगा तो +1 हो जाएगा। इसके अलावा कुछ पूछा गया होगा तो आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया
कि निम्नलिखित में से कौन सा अपघटन यानी कि डीकम्पोजिशन की अवस्था नहीं है। अब देखिए, अपघटन आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा कि जब भी हमारा कोई भी मृत पदार्थ या मृत जीव वगैरह होता है तो इसको छोटे छोटे जो हमारे सूक्ष्म जीव होते हैं वो इसको अलग करते हैं और इसको विभाजित करके ये पूरी तरीके से अपघटित हो जाता है। लेकिन ये जो प्रक्रिया है वो टोटल 4 स्टेज में होती है। तो पहला स्टेज होता है फोटो ऑक्सीडेशन, यानी कि रोशनी में ये आपका फोटो ऑक्सीडाइज होता है। फिर लीचिंग होता है, फिर आपका कम्युनिकेशन होता है और फिर आपका होता है मिनरलाइजेशन। तो इनमें से कोई 3 दिया गया होगा, एक आपका नहीं रहा होगा और वही वाला ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। तो फोटो ऑक्सीडेशन, लीचिंग होगा सेकंड पर, फिर आपका कम्युनिकेशन होगा, फिर आपका होगा मिनरलाइजेशन। एक प्रश्न आपके डीएनए और आरएनए से आया था, ये प्रश्न मुझे नहीं मिला है, बताइएगा कमेंट में। एक प्रश्न आपके स्वनिधि से समृद्धि योजना से आया था, ये वाला प्रश्न भी एग्जैक्ट नहीं मिला है। और एक प्रश्न कोई आपके एसिड बेस इंडिकेटर से आया था। तो ये सारे प्रश्न मुझे नहीं प्राप्त हुए हैं। अगर आप में से किसी भी ज्ञानी पुरुष को इनके बारे में पता है तो नीचे कमेंट में आप लोग बताइएगा, जिससे पीडीएफ में इन्हें इंक्लूड किया जा सके। वीडियो को समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।